हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है और आज मैं आपको ग्रेचुटी का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ, जिस पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आगे की कहानी क्या है। तो हमने अभी तक ये सीखा था कि भाई ग्रेचुटी होता क्या है और उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। कुछ हिस्सा हमने पार्ट वन में सीखा था। मैंने इसको एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट पे अगर आपको मिला है तो पूरा पैसा टैक्सेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है। उसके बाद अगर आपको पैसे मिले हैं ग्रेचुटी के लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे मिले हैं तो उस केसेस में कुछ एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन किस पे दिया है? तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में दिया। उसमें मैंने बोला कि आपको पहले एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में डिवाइड करो, अदर एम्प्लॉय और दूसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट है तो उसका पूरा पैसा रिटायरमेंट के टाइम जितना ग्रेचुटी का मिला पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। लेकिन इन केस अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसी कंडीशन में चेक करो क्या उसमें ऐसी जगह पे काम करता है जहां पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है, या ऐसी जगह में काम करता है जहां ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं। यदि ग्रेचुटी एक्ट कवर है उस केस में हमने डिस्कस कर लिया है और उस पर मैं बात नहीं करने वाला। सेकेंड केस, अगर वहां ग्रेचुटी एक्ट कवर नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में कितना पैसा एग्जम्प्ट होगा, हम ये बात कर रहे हैं। अगर ग्रेचुटी एक्ट कवर नहीं होता तो कितना पैसा एग्जम्प्ट होगा। तो सबसे पहली चीज ये दोनों अमाउंट तो फिक्स है, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ और प्लस मैक्सिमम अमाउंट कितना 20 लाख। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना आया वही है। मेन टॉपिक फर्स्ट इसमें भी था, फर्स्ट पॉइंट इसमें भी था। चेंज क्या है? तो चेंज कुछ इधर देखो, नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, उसमें भी यही टॉपिक था। तो यहां कोई चेंज है नहीं। वहां सिर्फ सैलरी लिखा था जिसकी मीनिंग कुछ और थी। यहां सैलरी नहीं लिखा है, एवरेज सैलरी लिखा है। तो एवरेज सैलरी का मीनिंग क्या है? तो एवरेज सैलरी का मीनिंग मैं यहां पे लिख देता हूं। एवरेज सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए, डियरनेस अलाउंसेस। लेकिन इन टर्म्स वाला, इन टर्म्स का मतलब मैंने कल आपको फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था, खैर फिर भी बोलेंगे। उसके बाद इसका मतलब एक और चीज इसमें जुड़ा जाता है और वो क्या होता है? कमीशन ऑन सेल। यानी किसी एम्प्लॉय को अगर सेल्स पे कोई कमीशन मिलता है उन तीनों को जोड़ दो। लेकिन इन तीनों का जोड़ना बस नहीं है, इन तीनों का क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज कितने महीने का? लास्ट 10 मंथ का। यानी 10 महीने का जो लास्ट में सैलरी मिल रहा है, डीए मिल रहा है और कमीशन मिल रहा है, उन तीनों का ऑन एन एवरेज कितना हो रहा है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे वो चेक करेंगे। फिलहाल के लिए इतना फिर से समझते हैं। तो मैंने बोला नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, यानी जितने साल उसने अपनी सर्विस उस ऑर्गेनाइजेशन को दी। दूसरा सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या होगा? एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी का मतलब क्या? तो मैंने ये बताया, बेसिक सैलरी जो उसे मिलती होगी, पर मंथ मिलती होगी, वो 10 महीने की, 1 महीने की नहीं 10 महीने की, पहले इंटू करके 10 महीने का निकाल लेंगे। उसके बाद क्या? तो डीए, डीए कितने महीने का? 10 महीने का। लेकिन डीए पूरा नहीं आएगा, इन टर्म्स वाला आएगा, यानी कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के में भी काम आएगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट में ये था कि रिटायरमेंट बेनिफिट और चाहे हो चाहे ना हो दोनों ही आता था। यहां पे डीए सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला आएगा, यानी कि इन टर्म्स वाला आएगा। और थर्ड चीज जो है, यहाँ पे कमीशन भी जोड़ा जाएगा। किस पे? सेल पे कमीशन। यानी कोई एम्प्लॉय अगर कुछ सपोज सेल करता है, कोई ऐसी संस्था में काम करता है जैसे मार्केटिंग वाले हो गए, जितना सेल करेंगे उस पर एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगा। तो सेल पे कमीशन, इन तीनों को कितने महीने का लेना है? 10 महीने का। और 10 महीने का गुना करके और डिवाइड कर देना है 10 से, अल्टीमेट 1 महीना ही आएगा। रीजन ये है कि अब आप 10 मंथ से सबको इंटू करो और फिर उसमें डिवाइड कर दो 10 से, तो जो आएगा वो एवरेज कहलाएगा। तो मैं अगर बोलूं कि सबका 1 महीने का लो तो भी बात एक ही है, पर फिर भी हम लोग 10 महीने का एवरेज लेंगे। तो सैलरी जो होगी यहाँ पे 10 महीने का एवरेज लिया जाएगा। नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो यानी कि कितने वर्ष उसने काम किया ये चेक किया जाएगा। और उसका 1.5 एक्चुअल में क्या था? मैंने बोला था कि पूरा मंथ का ना, ये लोग 50% करना चाह रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 15 बार 30 करें तो इसका आधा कितना होगा?
1/3 यानी इन केस अगर पोगा एम्प्लॉय नहीं है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं अप्लीकेबल होता, तो वहाँ 30 दिन पूरे वर्किंग डेज माने जाएंगे। लेकिन इस पे जब हमने सीखा था ना, तो यहाँ पे 15/26 बोला था, मैंने बोला था इसमें 30 में इन्होंने 4 दिन संडे के हटा दिए हैं, क्योंकि जहाँ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है तो इन्होंने बोला कि नहीं सिर्फ 26 दिन वर्किंग डेज हो गए। लेकिन अगर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं तो वहां पे इन्होंने 30 दिन पूरा वर्किंग डेज ले लिया, इसलिए 15/13 ही किया, लेकिन उसका 1.5 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं अगर ये बोलूं कि ये लाइन बस समझानी, बाकी ये तो कुछ है ही, तो ये लाइन फिर से समझते हैं। क्या 1.5 याद रह जाएगा? हाँ, सैलरी नहीं लेना है, एवरेज लेना है, कितने महीने की? लास्ट 10 मंथ की। और थर्ड जो है नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, अगर आपने 20 वर्ष काम किया तो 20 साल का। लेकिन एक चीज और, यहाँ राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड। मैंने कल राउंडिंग ऑफ का मतलब समझाया था फर्स्ट पार्ट में, आप फिर से सुनना। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कहीं पे 35 साल 6 महीने काम किए तो इसका मतलब हम कितने लेंगे? 35 साल ही लेंगे, 35 साल ही काम किया ये माना जाएगा। लेकिन अगर मैं 35 ईयर और 7 मंथ काम किया तो मैंने क्या बोला, जब राउंडिंग ऑफ को लिया जाएगा तो उस केस में 35 ने ये 36 ईयर मान लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ राउंडिंग ऑफ को नहीं लेना, राउंडिंग ऑफ को नॉट अलाउड, जब अलाउ ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ कंप्लीटेड ईयर को काउंट किया जाएगा, मंथ को काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे 7 महीना हुआ तो भी 35, यहां तक कि अगर 35 ईयर और 11 मंथ है तो भी कितना लिया जाएगा? 35 ईयर ही लिया जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें केवल कंप्लीटेड ईयर लिए जाएंगे, ना कि मंथ को काउंट किया जाएगा। फिर से बात करते हैं, इन दोनों में कुछ है नहीं, तो इन दोनों पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ और मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख फर्स्ट टॉपिक पे है। तो जितना आपकी एवरेज सैलरी है लास्ट 10 महीने की, उसका 50% यानी कि 1.5 इंटू क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस में सिर्फ कंप्लीटेड ईयर आएंगे, अदर ईयर नहीं आएंगे, मतलब मंथ लो काउंट ही नहीं किया जाएगा, इग्नोर करना है। ठीक, जितनी बात अगर आपको मैंने बताई समझ में आ गई, यदि समझ में आई तो मैं एक क्वेश्चन बनाया हूँ, उस क्वेश्चन को एग्जाम्पल को हम चेक करते हैं और उसको फिर करते हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ एरिया आपको हटाना पड़ेगा, फिर भी क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या है। तो मैंने लिखा है एक ए है, सपोज एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ए है जो काम करता है। तो चेक करते हैं क्या क्या बोल रहा है। ए जो है यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, इसका मतलब ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, बोल रहा है 30 नवंबर 2021 को, यानी कि मुझे तो उसकी सैलरी साल भर की कब से कब चाहिए होती है? 1 अप्रैल, या जो भी उसका इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक का चाहिए होता है। वो यहाँ पे कहीं नवंबर 20 में 30 नवंबर 30 नवंबर 21 में यहाँ पे वो क्या हुआ? रिटायर हो गया, रिटायर हो गया। उसके बाद बोल रहा है ही वॉज वर्किंग सिंस लास्ट मार्च 2000। इसका मतलब वो ना स्टार्ट ज्वाइनिंग कब से किया था? तो उसने ज्वाइन किया था 1 मार्च 2000 को ज्वाइन किया था। ठीक है, ज्वाइनिंग तब से किया था और छोड़ा कब है जॉब? यहाँ छोड़ा है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद और क्या बोला है? ग्रेचुटी रिसीव्ड उसको कितनी हुई? तो ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है उसको 8 लाख। किस डेट पे रिसीव्ड होगी? इस डेट पे रिसीव्ड होगी जब वो रिटायर हुआ होगा, उस टाइम ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है। उसकी सैलरी में बेसिक सैलरी है 25,000। अच्छा, तो बेसिक सैलरी हमें पता चल गई। डीए पता है क्या? हाँ, तो डियरनेस अलाउंसेस पता है मुझे, और कितना है? 10,000। लेकिन इन टर्म्स है या इन टर्म्स नहीं है, कुछ बोला नहीं। तो मैं अभी एक चीज और लिख देता हूँ, यहाँ पे 50% जो है इन टर्म्स है। टर्म्स का मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए भी काम आएगा। ठीक है, और 10% जो है कमीशन ऑन सेल है, और सेल नीचे दिया है कितने के? 12 लाख। तो मुझे इन तीनों की डिटेल पता है। मुझे ये पता है कि ये यहां आके रिटायर हुआ, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? ये अमाउंट पता है क्या? अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ? हाँ, 8 लाख। ये अमाउंट पता है क्या? ये तो 20 लाख फिक्स है, ये निकालना है। तो 1.5 तो फिक्स हो गया। चाहिए क्या मुझे? सैलरी चाहिए। तो सैलरी की डिटेल तो दिया है, बेसिक दिया है, डीए दिया है, कमीशन, तीनों को निकाल लेंगे। अभी चाहिए मुझे नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, उसका कितने साल कंप्लीट हुआ सर्विस, ये डिटेल हमें नहीं पता। ये डिटेल अगर हमें नहीं पता तो ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये डिटेल निकालना बता रहा हूँ। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जगह चाहिए कैलकुलेशन की।
तो मैं आपको ये हटा रहा हूँ और कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ। तो सबसे पहले ये चेक कर रहे हैं कितने साल उसने काम किया। तो मैं ये लिख रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कितने साल उसने काम किया। तो बताओ ज्वाइनिंग डेट कब थी, 1 अप्रैल 2000, तो क्लोजिंग डेट कब होगी, 31 मार्च 2001, यानी 1 साल कब कंप्लीट होता है, 1 को। ऐसे ही नेक्स्ट कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल लिखा हुआ था ना, शायद अप्रैल था, 1 अप्रैल 2000 ज्वाइनिंग हुआ था 1 मार्च 2000 को, ठीक है। 1 मार्च 2000 को नहीं करता, 1 अप्रैल करता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। 1 अप्रैल करता हूँ, तो 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग किया होगा उसने, तो 31 मार्च 2001 हो जाएगा। 1 अप्रैल फिर नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2001 से स्टार्ट होगा, और वो साल कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2002 को। तो मैं बोलूँ ऐसे ही ये क्लोज होते 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 यहाँ तक आ जाएगा 31 मार्च 2021 तक। यानी कि ये साल जो रहेगा ना, 1 अप्रैल 20 को चालू होगा और 31 मार्च 2021 को खत्म होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ से लेके कितने साल हो रहे हैं, तो 1 से लेके 21, तो ये तो क्लियर है 21 साल हो रहे हैं। क्या उसने मार्च में ही रिटायर हो गया, क्या वो मार्च में रिटायर हुआ 2021 में, कि और आगे चलता रहा। तो मैंने बोला मार्च में नहीं, 21, अगला साल भी चालू कर लेते हैं, 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022। तो क्या मुझे बताओ, क्या 31 मार्च 2021 तक वो रिटायर हुआ था, नहीं रिटायर हुआ था। रिटायर तो कब हुआ है, वो रिटायर तो हुआ 30 नवंबर 21 को। तो ये साल तो क्लोज हो गया था, नेक्स्ट ईयर भी चालू हो गया था, 1 अप्रैल 2021 चालू हो गया था, लेकिन 22 आने से पहले ही, मतलब ये कहीं यहाँ पे नवंबर में जाओ से रिटायर हो गया। मतलब ये तो 21 साल उसने पूरे कंप्लीट किए, लेकिन कुछ महीने इस साल के भी आए, तो वो इस साल कितने महीने काम किया। तो मैं अगर बोलूं कि अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने काम किया, तो इस साल भी उसने 8 महीने काम किया ना। अगर मैं फ्रैक्शन को लेता तो उस केस में 8 साल और उसने 21 साल 8 मंथ काम किए, 8 मंथ काम किए, उस केस में कितना आना चाहिए, 29 ईयर आना चाहिए। लेकिन अगर फ्रैक्शन इग्नोर करता हूं, यानी मंथ को इग्नोर करूं, तो सिर्फ 21 साल ही आने चाहिए। तो अभी जो केस पढ़ रहे हैं ना, उस केस में क्या है, उस केस में फ्रैक्शन इग्नोर करना है, इसका मतलब कितना आना चाहिए, 21। लेकिन अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात करता तो वहां फ्रैक्शन कंसीडर करना है, अगर फ्रैक्शन कंसीडर करना है तो ऐसी कंडीशन में वहां कितना आता है, 29 ईयर आता। खैर, तो मैं सबसे पहले ये जो अभी पढ़े हम उसकी बात करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ बताओ आप एग्जम्पशन अमाउंट पहले बताओ, बाद में टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं ना, कुछ कम लिखना पड़ेगा मुझे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी लिखा हुआ है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ रिसीव्ड कितना हो ये बताओ। तो रिसीव्ड हुआ है मुझे 8 लाख रुपए। दूसरा मैं बोलूँ लेस कितना करना है, तो लेस करना है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। ये इसका मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने यहां लिखा, वर्किंग नोट नंबर 1। चालू करते हैं। तो बताओ एग्जम्पशन कितने की, तीनों में से जो कम होगा। सबसे पहला क्या, तो 1.5 इंटू एवरेज सैलरी, ये कैसे, तो ये निकालना पड़ेगा, इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ये आना चाहिए। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं, 1.5 इंटू एवरेज सैलरी। तो मैं यहां पे एवरेज सैलरी भी निकाल लेता हूं। बताओ एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ का, तो मैं बोलूंगा बेसिक सैलरी बताओ कितना
कितनी है, 25,000 पर मंथ। तो मुझे पर मंथ की चाहिए कि पूरे साल भर की चाहिए, 10 महीने की चाहिए एक्चुअल में। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि 2.5 लाख रुपए आएंगे, ठीक है, 2.5 लाख। फिर डीए, लेकिन डीए इन टर्म्स लिखा हुआ था, अगर आपने रूल्स ढंग से देखा था तो डीए मिलता तो मुझे 20,000 है, लेकिन उसमें सिर्फ 50% ही रिटायरमेंट का है, तो वहां सिर्फ रिटायर वाला आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, तो 20,000 का 50% यानी कि 10,000। 10,000 इंटू कितना, 10 महीने का ही हमें लेना है। ये 10,000 कहां से आया, तो मैंने ये बोला कि ये 20,000 का आधा इंटू 10, तो 10 मंथ का कितना, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। तो बेसिक हो गया, डीए हो गया, और क्या बच गया, तो और बचा क्या, कमीशन ऑन सेल, ऑन सेल्स। तो कमीशन ऑन सेल्स अगर देखें तो सबसे पहले सेल चाहिए, तो सेल कितने की है, 12 लाख की, और 12 लाख की जो कमीशन है वो कितनी परसेंट है, 10%। तो उस हिसाब से तो ये 1,20,000 हो रहा है। पर ये सेल ना, ये सेल पूरे साल भर की है, तो मुझे तो ये तो साल भर की कमीशन आ गई 1,20,000, मुझे तो सिर्फ 10 महीने का चाहिए ना। तो मैं अगर इसमें बोलूँ इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, तो क्या यहां से भी कमीशन भी 1 लाख रुपए का आ जाएगा। हाँ, तो अगर मैं टोटल करूं कि बताओ कितना टोटल, तो ये 2 लाख और ये 2,50,000, 4,50,000 रुपए ये पूरे 10 महीने का है। तो मुझे तो एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए तो 10 से डिवाइड कर लो। अरे भाई 2 वैल्यू की एवरेज चाहिए तो 2 से डिवाइड करते हैं, मुझे 10 वैल्यू की एवरेज करना, 10 मंथ की एवरेज करना है। तो इसका मतलब एवरेज जो सैलरी मेरी आएगी वो 45,000 पर मंथ, ये एवरेज सैलरी है। तो क्या मैंने एवरेज सैलरी निकाल लिया, हाँ, एवरेज सैलरी मुझे पता चल गई 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस 21 साल की 22 साल, 21 साल सॉरी 8 महीने था ना, तो 21 को 22 मान सकते थे अगर फ्रैक्शन लेते तो मैंने तो बोला है कि इस टॉपिक में फ्रैक्शन नहीं लेना और फर्स्ट टॉपिक में फ्रैक्शन लेना है। फर्स्ट टॉपिक में फ्रैक्शन लेना है, इसका मतलब इसमें नहीं लेना, इसमें नहीं लेना तो कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। तो अगर ये 21 है तो उस केसेस में यहाँ अमाउंट कितना आएगा, चेक करते हो। तो 45,000 का 1/2 इंटू कितना 21 इक्वल्स टू 472,500। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, तो सेकंड में तो और थर्ड में कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ। तो अमाउंट में कितने रिसीव्ड हुए, 8 लाख रुपए। और थर्ड टॉपिक क्या है, तो थर्ड टॉपिक है मैक्सिमम लिमिट कितनी। तो मैक्सिमम लिमिट है हमारी 20 लाख रुपए की। इन तीनों में से जो लोअर होगा उतने का एग्जम्पशन है। तो आप बताओ कितना तीनों में से लोअर अमाउंट, तो मुझे यही दिख रहा है 472,500। तो मैं यहाँ पे 472,500 अगर माइनस कर दूं 8 लाख रुपए में, तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा 3,27,500 रुपये, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3,27,500 रुपए की टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। मुझे इसका एक और क्वेश्चन कराना चाहिए था, पर अभी तो मैं सिर्फ इतना ही करा पाऊंगा। तो मैंने एक पार्ट ये भी डिस्कस कर लिया, चेंज क्या करना चाह रहा था मैं। तो मैं ये बोल रहा था कि सपोज मैं इसी क्वेश्चन को पार्ट 1 का क्वेश्चन भी साथ कंसीडर कर दूं, थोड़ा लंबा हो जाएगा पर ठीक है चलते रहेगा। उस केस में क्या होता, एक चेंज होता। एक तो चेंज क्या होता कि जहां नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस मैंने 21 साल लिए, क्योंकि 6 मंथ से ज्यादा है, तो क्योंकि उसमें बोला गया है कि फ्रैक्शन को भी कंसीडर किया जाएगा, तो उस कंडीशन में 22 ईयर हो जाएगा। तो एक तो ये चेंज होगा, दूसरा उस केसेस में सैलरी का मतलब एवरेज सैलरी नहीं है। उस केस में सैलरी का मतलब क्या है, सिर्फ 2 चीजें, बेसिक सैलरी प्लस डीए का उसमें बोथ है, इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स दोनों। तो मैं जो अभी बोल रहा हूं वो केवल उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखा है। मैं उसको भी इसी के साथ कंसीडर कर लेता हूं, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा ये पूरा क्वेश्चन इसलिए। तो बताओ अगर मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से पार्ट 1 के हिसाब से अगर सॉल्व करता, तब जिसमें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है, तो एक तो ईयर कितना आता है 22,
बेसिक सैलरी कितनी आती, 25 प्लस प्लस डीए कितना आता, दोनों का मतलब क्या, इन टर्म्स हो चाहे इन टर्म्स नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केसेस में भी सैलरी कितनी ली जाती, 45 ही ली जाती। तो अगर आपने ये देख लिया तो इसको फिर से रिमाइंड करके या पीछे करके आप लिख लेना। मैं इसे मिटा के और इस क्वेश्चन को फर्स्ट केस के बेसिस पे सॉल्व कर रहा हूं। तो फर्स्ट केसेस पे अगर हम सॉल्व करते तो उस केसेस में था क्या, लॉ ये था, लॉ क्या था, तो उसमें एग्जम्पशन का लॉ ऐसा था कि 15 बाय, फर्स्ट टॉपिक जो था 15/26 इंटू सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो उस बेसिस पे मैं यहां लिखता 15/26, सैलरी का मतलब सिर्फ ये है तो आता 45,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर कंप्लीशन का मतलब होता है कंसीडर करना है किसको, फ्रैक्शन को, तो 22 आ जाता। उस बेसिस पे यहां कितना अमाउंट आता, तो 45,000 इंटू 15/26 इंटू 22, तो ये आता 571,153। तो मैं पॉइंट नहीं लेता, 4 कर लेता हूं, तो ये फर्स्ट टॉपिक होता। सेकेंड अमाउंट में तो उसमें अमाउंट रिसीव्ड ही है, तो अमाउंट रिसीव्ड तो हमारा 8 लाख ही रहता। और थर्ड में भी सेम है, मैक्सिमम लिमिट, तो मैक्सिमम लिमिट इस केस में भी कितना है, 20 लाख। तो चेंज क्या होता आपको समझ में आ गया ना, इन तीनों का हमें लोअर लेना है, तो अगर इन तीनों का लोअर लेना है अमाउंट तो फिर तो ये आ जाता, इसका मतलब एग्जम्पशन चेंज हो जाता और 571,154 आ जाता। तो टैक्सेबल वैल्यू भी चेंज हो जाती, और वो आती 228,846, ये टैक्सेबल आता। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार इसे फिर से देख लीजिए। सेकंड वाला टॉपिक जो मैंने अभी कराया वो तभी समझ में आएगा जब इसका फर्स्ट पार्ट आप देखोगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।